नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पराय चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है वो है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, यानी कि एक लड़की के स्तन में जो पहली बार जब दूध आता है तो वो किस तरीके से आता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या चेंजेस जो है और क्या क्या बदलाव जो उनके शरीर में होते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। कल के टॉपिक में मैंने क्लियर किया था कि जो ब्रेस्ट का एनाटॉमी है, यानी कि जो स्तन का जो रूप है, जो किस तरीके से अंदर से रहता है, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो दूध बनता है पहली बार, वो किस तरीके से बनता है। स्तन में जो पहली बार दूध आता है उसकी जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो पहले कुछ टर्म्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे का टॉपिक जो हमें समझने में आसानी जाएगी। ये ब्रेस्ट का साइज है, जो साइड से एलएस सेक्शन करने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है और सामने से जो है ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है, सेंटर में ये निपल है, उसके सराउंडिंग में जो एरियोला जो रहता है, जो डार्क सर्कल रहता है, इसका कलर या तो डार्क ब्राउन रहता है या फिर पिंकिश रहता है या फिर लाइट ब्राउन रहता है। चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक स्त्री के अंदर। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं सर, ये लोब्यूल्स है और एक आपको फ्लावर की पंखुड़ी जैसा आपको दिखता है। तो ये एक स्त्री में एक स्तन में 15 से 20 जो है वो लोब जो है ये रहते हैं। इन लोब के अंदर में ही जो है दूध का प्रोडक्शन होता है और फिर ये जो बाहर है वो निपल्स के द्वारा जो बाहर आके वो बच्चे जो है वो सब करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। इन लोब के अंदर लोब्यूल्स रहते हैं। लोब्यूल्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई रहते हैं और एपिथेलियल सेल रहते हैं। इन एपिथेलियल सेल को मायो एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ताकि मिल्क जो है वो बाहर आ सके। और ये जो आपको एरियोला पोर्शन दिखाई दे रहा है, एरियोला पोर्शन में एक सिबेशियस ग्लैंड जैसे एक ग्लैंड्स रहते हैं जो कि एक प्रकार का ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि सकिंग के वक्त जो है वो निपल जो है वो ड्राई ना हो जाए, निपल्स में क्रैक्स जो है वो ना आ जाए, ताकि बच्चे को सक करने में तकलीफ ना हो। तो वो निपल और निपल के सराउंडिंग एरिया को नरिश करने के लिए एक प्रकार का ऑयली सब्सटेंस जो है वो रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि निपल के जो मेन जो निपल रहती है वहां पे दो प्रकार के मसल रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर, जो कि सकिंग करने में बच्चे को जो हेल्प करते हैं। और इनके यहाँ पे एंडिंग पे हाई एंडिंग नर्व रिसेप्टर्स रहते हैं, जो कि एक रिसेप्टर्स जो है वो सेंसेशन भेजने का काम करते हैं ताकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं फर्स्ट टाइम वो इन रिसेप्टर्स के बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये डक्ट वगैरह है, तो ये ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो कलेक्शन होता है मिल्क का, वो कलेक्शन होके यहाँ से निपल्स के द्वारा जो बाहर आता है। तो जो निपल रहती है उसमें छोटे छोटे 15 से 20 जो पोर्स रहते हैं, ओपनिंग्स रहती हैं जहां से मिल्क निकलता है। वो एक पोर नहीं रहता है, 15-20 पोर्स है जो मिल्क के कलेक्टिवली एक दूध का जो ड्रॉप बनता है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि एक रेड कलर का एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू डिपेंड करता है कि जो ये मसल्स फैट जिसे हम लोग कहते हैं, और जो ब्रेस्ट साइज जो है वो डिपेंड करती है कि एडिपोज टिश्यू कितने हैं। तो ये मतलब नहीं है कि अगर ब्रेस्ट साइज बड़ी है तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसमें फैट जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। और ये जो लोब्यूल्स रहते हैं वो उनकी एक मात्रा जो है वो सीमित रहती है, 15 से 20 ही वो रहते हैं और कुछ ही समय के लिए वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं जब बच्चों को जरूरत रहती है, उसके बाद इनका काम नहीं रहता है ज्यादातर। तो हम देखते हैं कि जो लोब रहता है, आज के टॉपिक पे अभी आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो जो लोब रहता है, लोब के अंदर क्या होता है, जैसे ही 4th वीक आता है, जब एक लड़की जब प्रेगनेंसी होती है तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ये तभी काम करता है जब कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद ही ये काम करते हैं। तो 4th वीक जब आता है एक लड़की का जब प्रेगनेंसी के बाद, तो स्टेम सेल्स जो रहते हैं इस लोब के अंदर, ये लोब के अंदर एक स्टेम सेल्स रहते हैं जो कि प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, एल्वियोलार डक्ट का निर्माण होता है। एल्वियोलार डक्ट जो इसमें बनना शुरू हो जाते हैं, एक जगह जो है वो बनना शुरू हो जाती है ताकि इंक्रीज इन द मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू। ये क्या करते हैं ताकि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ना उसमें शुरुआत होती है और धीरे धीरे ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज होना शुरू होती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उनकी मात्रा हाई लेवल पे होती है। जैसे मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बताया था कि एक लेवल पे हाई होती है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेगनेंसी अगर होनी रहती है किसी लड़की में। तो अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, क्योंकि काफी चेंजेस जो होते हैं उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो रहती है वो ज्यादा करती है, वो हेल्प करती है इन टिश्यू के ग्रोथ में। कौन से टिश्यूज, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है एक लोब के अंदर जो है वो, जो कि एल्वियोलार एपिथेलियल सेल को हेल्प करती है। जैसे ही 16वां हफ्ता आता है, मतलब 16 वीक जैसे ही आता है,
तो ये रेडी टू सीक्रेट हो जाती है मिल्क, बट नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही 16वां हफ्ता आता है तो ये लोब जो है, लोब के अंदर जो टिश्यूज है, मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं, एल्वियोलाई, एपिथेलियल सेल, ये सब अब काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी रेडी हो जाते हैं और मिल्क सिक्रेशन के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन ये काम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है वो काफी ज्यादा होती है एक लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ये प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर देती है। प्रोलैक्टिन कौन है? प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन रहता है, जो कि एक स्त्री में जो प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन लगता है वो प्रोलैक्टिन रहता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन उस वक्त ज्यादा रहता है 16वें हफ्ते में, तो सब कुछ रेडी होने के बाद भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोलैक्टिन को सप्रेस करता है। जैसे ही एक लड़की अबाउट टू डिलीवर या फिर डिलीवरी हो जाती है, काफी कम मात्रा में देखने को मिलता है कि जैसे डिलीवरी के पहले ही या फिर जैसे डिलीवरी करती हैं तो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे कम परसेंटेज कम रहते हैं, लेकिन चांसेस 100% ज्यादा रहते हैं कि जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे डिलीवरी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिर जाता है, उसकी जो लेवल होती है नीचे गिर जाती है और प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही डिलीवरी होती है तो ये कहा जाता है कि तुरंत बच्चे को साफ करके माँ का दूध जो है वो पिलाना शुरू कर दो, सकिंग शुरुआत कर दो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे वो पीना सक करना शुरू करता है तो वो तुरंत आ जाता है, क्योंकि बच्चा भी ट्रेन नहीं रहता, उसे ट्रेन किया जाता है कि वो सक करे। सकिंग करेगा तो उससे क्या होगा कि जो नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स है, मैंने कहा था नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स रहते हैं, ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स दो काम करते हैं। एक सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम पे इराउजल का काम करते हैं, दूसरा कि ये क्या करते हैं, जैसे बच्चा सक करता है तो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी अपने काम पे लग जाते हैं। इसलिए निपल का साइज जो नॉर्मल रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है लॉन्जिट्यूडनल के वक्त, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के कारण। ये दोनों जो है स्मूथ मसल्स रहते हैं। तो जैसे नर्व एंडिंग रिसेप्टर एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रहता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लटकी रहती है। मैंने इसके बारे में पहले भी क्लियर किया है। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि भाई उठ जा, अभी काम पे लग जा। तो वो क्या करता है, वो दो काम करता है। पहले आगे की तरफ से, यानी कि जो एंटीरियर पोस्टेरियर रीजन रहता है वहां से प्रोलैक्टिन को भेजता है, और पीछे की तरफ से यानी कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी रीजन जो रहता है वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। तो होता क्या है कि जो प्रोलैक्टिन रहता है, प्रोलैक्टिन जो लोब्यूल्स रहते हैं, जो ये आप जो इसके लोब के अंदर जो छोटे छोटे लोब्यूल्स रहते हैं, वहां पे मिल्क सिंथेसिस का काम करना शुरू कर देता है। मिल्क का प्रोडक्शन जो है वहां पे शुरू जो है वो कर देता है। तो इसे कहा जाता है मिली फैट ग्लोब्यूल्स। मिली फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर ही जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर रिच इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो रहते हैं वो रिच क्वांटिटी में रहते हैं, और जो प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है उसका दूध बनाने का। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे की तरफ से वो ऑक्सीटोसिन भी, जैसे आपने शोले फिल्म में देखा था कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, इस तरीके का एक डायलॉग है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के आगे के पोर्शन से प्रोलैक्टिन भेज देता है। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने की वजह से मिल्क प्रोड्यूशन बढ़ जाता है, और उस जो इनिशियली जो 1-2 दिन रहते हैं, क्योंकि ये हाई स्टिमुलेशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिच जो मिल्क बनता है, जो पहला दूध जिससे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आगे समझाऊंगा, जो रिच रहता है, तो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और पीछे की तरफ से ऑक्सीटोसिन भी जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये ऑक्सीटोसिन भाई साहब क्या करते हैं, जो मायो एपिथेलियल सेल है, ये जो एपिथेलियल सेल मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब मिल्क प्रोडक्शन तो हो गया, फिर वो बाहर कैसे जाएगा, प्रोडक्शन हो गया तो मार्केटिंग तो करना है, वापस भी तो बाहर तो जाना है वो प्रोडक्ट को। तो उसके लिए क्या करता है, एपिथेलियल सेल को स्टिमुलेट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पंपिंग होती है, तो वो दूध जो है वो बाहर जाना शुरू होता है, और वो लोब्स में आना, कई मल्टीपल जो ये रहते हैं डक्ट, उनके थ्रू वो आता है, और फाइनली एक लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो बाहर जो है वो दूध जो है वो जाता है। तो जो पहला दूध रहता है जिसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम या कोलोस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रॉम जो रहता है ये रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या रहते हैं, जो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति रहती है, जो हम लोग कहते हैं, वो उसे बढ़ावा देने में काफी मदद करती है।
कई रोग रहते हैं, कई बीमारी या कई इन्फेक्शन से बचाने में ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला दूध रहता है माँ का, वो बच्चों ने पीना ही चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति जो रहती है स्पेशली, वो ज्यादा बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद जो मिल्क बनना रेगुलर जो पीते हैं बच्चे, उसे एक मैच्योर मिल्क जो है वो हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन का एक दूसरा भी काम रहता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट काम रहता है कि जो यूटेरस है, तो ये यूटेरस, जैसे कि जब ये बच्चा जैसे एक माँ के गर्भ में होता है, तो जो यूटेरस का जो साइज है वो बढ़ जाता है, मतलब जो नॉर्मल उसका साइज रहता है उससे वो कई गुना ज्यादा वो बढ़ जाता है। तो उसे वापस रीशेप करने के लिए, उसकी जगह पे पोजिशनिंग वापस लाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो कौन करता है, वो ये भी ऑक्सीटोसिन है, वही ये काम करता है कि उसको वापस अपनी जगह पे लाके एक जगह पे रखना और उससे प्रॉपर तरीके से यूटेरस को लाना। इस प्रोसीजर को कहा जाता है यूटेरस इन्वोल्यूशन या फिर यूटेरस इन्वोल्यूट। यूटेरस जो है वो इन्वोल्यूट होके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, अपने ढांचे में जो है वापस वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन थी कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से होता है, ब्रेस्ट में जो बच्चा है, जो डिलीवरी के बाद जो पहला दूध है वो किस तरीके से बनता है, ये उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और प्लीज, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।